नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर श्री एस कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विषय है संसद का संगठन। संसद के संगठन के अंतर्गत हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया कि ये किस तरह से चुनी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक के संसद के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और उसके 2 सदनों से मिलकर होगा, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को भी संसद का एक अंग बनाया हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, नई संसद की बैठकों में वो भाग लेता है, फिर भी वो संसद का एक अंग होता है। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून, उसी के सिग्नेचर से कानून बनते हैं जो विधेयक संसद पारित करती है, और संसद के अवकाश काल में वो अध्यादेश भी जारी करता है। इस तरह वो संवैधानिक प्रधान है, लेकिन संसद का एक अंग उसे बनाया गया है। और राष्ट्रपति के बारे में हम अपनी पहले वाली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वो किस तरह से निर्वाचित होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लोकसभा की कि लोकसभा किस तरह से निर्वाचित होती है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान उसमें किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी सदस्य संख्या कि लोकसभा के कितने सदस्य होंगे और वो किस तरह से निर्वाचित होते हैं। संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 552 निर्धारित की गई है, और ये प्रावधान किया गया था कि 530 तो राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे, और 2 प्रतिनिधि व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये संविधान में निर्धारित की गई थी अधिकतम संख्या, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे संख्या चल रही है वो 545 है। उसमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 जो होते हैं वो संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। इस तरह अभी जो संख्या है वो 545 है। अब बात करते हैं कि ये जो 545 सदस्य हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता इन्हें स्वयं चुनती है वयस्क मताधिकार के आधार पर। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत होता है उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है और साधारण बहुमत प्रणाली होती है, अर्थात जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो व्यक्ति विजयी माना जाता है। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान की कि राजस्थान में यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो संपूर्ण राजस्थान को 25 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीता हुआ माना जाता है। इसी तरह अगर अपन देश की बात करते हैं तो जितनी संख्या होगी उतनी संख्या में संपूर्ण देश को निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत होता है और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, और साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर जनता इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। दूसरी बात इनके चुनाव के बारे में ये होती है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं वो सभी राज्यों में बराबर नहीं होते हैं। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो संख्या जो है सभी राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि जो सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है, उनमें एक सदस्य ही चुने जाते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां 80 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, और यहाँ राजस्थान में 25 सदस्य चुने जाते हैं। अर्थात जनसंख्या के आधार पर ये संख्या हर राज्य में अलग अलग हो सकती है और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा में के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुरक्षित रखे जाते हैं। हालांकि उनका निर्वाचन उस निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, और ये व्यक्ति दूसरे जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें भी चुनाव लड़ सकते हैं।
इस तरह जो संघ शासित प्रदेश और जो राज्यों की जो संख्या है वो 533 सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बाद में जो 2 सदस्य आते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय का, अगर इनका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। मैं यहाँ एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका परिसीमन, उनका निर्धारण प्रत्येक जनगणना के पश्चात किया जाता है। जैसे जनगणना होती है तो आंकड़े हमारे परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनमें फेरबदल किया जाता है। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान स्थिति है वो 2026 तक फिक्स की गई है कि 2026 तक जो हमारी 1991 की जनगणना थी उसी के अनुसार हमारे निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इस तरह जो लोकसभा है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव की कि राज्यसभा किस तरह से बनती है। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। देखिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं और इसकी जो सदस्य संख्या थी संविधान में 250 निर्धारित की गई थी कि अधिकतम 250 सदस्य होंगे। 238 सदस्य तो केंद्र और राज्यों से चुनकर आएंगे और 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। लेकिन अभी जो सदस्य संख्या चल रही है वो 245 चल रही है और इसमें से 229 सदस्य तो राज्यों से चुनकर आते हैं, 4 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है। राज्यसभा का जो चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पर जो राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे और जो तरीका होगा वो वही होगा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अपनाया जाता है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में अपन अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि इस पद्धति के अंतर्गत ये होता है कि विजयी होने के लिए उम्मीदवार के लिए एक निश्चित मत संख्या निर्धारित कर दी जाती है, एक न्यूनतम कोटा मतों का निर्धारित कर दिया जाता है। वो प्राप्त होगा तभी वो विजयी माना जाएगा। मतदाता जब वोट देता है तो वो अपनी पसंदगी व्यक्त कर सकता है उसमें, और जब काउंटिंग होती है तो फर्स्ट पसंदगी, फर्स्ट वरीयता या फर्स्ट प्रायोरिटी के वोटों की गिनती होती है और उसमें उस गिनती में अगर किसी को जो निश्चित मत संख्या आपने निर्धारित की थी वो अगर मिल जाती है तो वो विजयी माना जाता है। अगर नहीं मिलती है तो मतों का हस्तांतरण किया जाता है और इसके अंतर्गत जिस उम्मीदवार को फर्स्ट वरीयता में जो कम मत मिलते हैं उसके वोट दूसरे को ट्रांसफर किए जाते हैं और ये प्रक्रिया जब तक चलती है तब तक कि किसी को स्पष्ट बहुमत या वो निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। मैं यहाँ फिर ये बात बताऊं कि राज्यसभा में भी सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ सीनेट जो वहाँ का द्वितीय सदन होता है उसमें हर स्टेट को 2 व्यक्ति भेजने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो जो संख्या है वो भी हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन बात करें कि 1 से लेकर 31 तक संख्या या राज्यसभा की विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, जैसे त्रिपुरा है, सिक्किम है, मणिपुर है। इन राज्यों में तो केवल एक सदस्य ही चुनकर आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य चुनकर आते हैं। और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर प्रतिनिधित्व जब दिया जाता है तो एक क्राइटेरिया होता है अपने यहाँ पर। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है तो 50 लाख तक तो 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुना जाएगा और उसके आगे अगर जनसंख्या है तो 20 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा और इस आधार पर यह संख्या निर्धारित होती है और इस तरह से इनका चुनाव होता है। संघ शासित क्षेत्रों की अगर अपन बात करते हैं तो अभी केवल 2 ही
संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, जहां विधानसभाएं होती हैं। एक है दिल्ली, जहां से 3 सीटें राज्यसभा को दी गई है, और एक होता है पुडुचेरी, जहां पर एक सदस्य वहां पर राज्यसभा के लिए चुना जाता है। इस तरह केवल 4 सदस्य इन 2 संघ शासित प्रदेशों से ही चुनकर आते हैं। बाकी प्रदेशों का, संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस तरह राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से चुनकर आते हैं, और एक तरह से ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके साथ ही राज्यसभा में 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य इनमें विशेष रुचि रखते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनको वो मनोनीत करता है। इस तरह राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनी जाती है, और लोकसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन और अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। और इस तरह ये दोनों चुनकर आती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा बनती है। अब हमारे सामने यह आता है कि हम इन सदस्यों को कितने समय के लिए चुनते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की सामान्यतः जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, और लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उससे लेकर 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल माना जाता है, और जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। लेकिन लोकसभा के बारे में ये प्रावधान है कि वो 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर उसे विघटित कर सकता है, और हमारे यहाँ पर अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पहले विघटित किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा के बारे में ये भी प्रावधान होता है कि आपातकाल में इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने से ज्यादा इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। और एक बार हमारे 1976 में इसका कार्यकाल 1 वर्ष करते करते 2 बार इसका बढ़ाया गया था। तो अपनी ये कहूं मैं कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पहले विघटित भी किया जा सकता है और आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं अपन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अवधि, अर्थात हम उनको कितने समय के लिए चुनते हैं। संविधान का अनुच्छेद 83 में ये चुनाव के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है, लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। तो राज्यसभा का अगर अपन कार्यकाल देखते हैं तो इसके सदस्यों का चुनाव तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, उसके सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते हैं और एक साथ नहीं हटते हैं, अर्थात इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष हट जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आते रहते हैं, और इस तरह ये निरंतर चलता रहता है, एक स्थायी सदन है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इसको निरंतरता कैसे प्रदान की गई, कैसे इसको ये किया गया कि ये निरंतर सदन बना। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब संविधान में राज्यसभा के बारे में प्रावधान किया जा रहा था तो संविधान में राज्यसभा सदस्यों का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, और ये कार्य संसद पर छोड़ दिया गया था। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया और उसमें इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया, और उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कम करके इसको निरंतरता प्रदान करे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने इस अधिनियम के तहत राज्यसभा पदावधि आदेश पारित किया, और उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया कि जो पहली हमारी राज्यसभा बनी थी, जो 1952 में बनी थी, उसके 1/3 सदस्यों को 2 साल के बाद में उनका कार्यकाल कम करके उन्हें इससे विमुक्त किया गया था, उन्हें यहाँ से वो किया गया था, सेवानिवृत्त किया गया था।
उसके लिए लॉटरी निकाली गई थी और लॉटरी में जो नाम आए थे 1/3 सदस्य को, उनको समय से पहले ही उनको सेवानिवृत्त किए गए और उसकी जगह नए सदस्य चुने गए और इस तरह ये सदन को निरंतरता प्रदान की गई और आज तक ये सदन इसी तरह से चला आ रहा है। मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, मनोनीत सदस्यों को भी पुनः मनोनीत किया जा सकता है। इस तरह इनका ये कार्यकाल होता है। चुनाव होने के पश्चात जो विजयी उम्मीदवार होते हैं उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पहले एक शपथ दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य इन्हें शपथ ग्रहण करवाता है। तो प्रत्येक संसद सदस्य चुनाव के पश्चात निर्वाचित होने के पश्चात शपथ ग्रहण करता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में सभापति इनको शपथ दिलाता है और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति एक सामयिक अध्यक्ष नियुक्त कर देता है और वो अध्यक्ष इन्हें शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष की चुनाव का संपन्न करवाता है। उसके पश्चात वो पद से हट जाता है। तो लोकसभा सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष शपथ दिलाता है और राज्यसभा सदस्यों को सभापति शपथ दिलाता है। और शपथ पत्र के अंतर्गत संसद सदस्य ये कहते हैं कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी, शपथ ग्रहण करने से पूर्व या ये शपथ ग्रहण करने तक कोई भी सदस्य संसद का बैठकों में भाग नहीं ले सकता है, मत नहीं दे सकता है और संसद द्वारा जो सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई होती है, जो विशेषाधिकार उन्हें दिए गए होते हैं, उनका भी उपभोग नहीं कर सकता है। अतः उन्हें शपथ ग्रहण करना जरूरी होता है और शपथ ग्रहण करने के पश्चात उनकी नियुक्ति वैलिड हो जाती है और वो संसद की कार्यवाही में भाग लेने लग जाते हैं। यदि कोई सदस्य इसकी शपथ ग्रहण करने से पूर्व अगर ऐसा कार्य करता है तो संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो सामान्यतः यही होता है कि जब निर्वाचित हो जाते हैं तब उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाती है और उसके पश्चात वो लोकसभा का और राज्यसभा का वैलिड सदस्य बन जाता है और संसद का संगठन हो जाता है। इस तरह हमारे संविधान में जो संसद है वो 2 सदन से मिलकर बनती है और दोनों सदन की ये निर्वाचन प्रक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। संसद के संगठन में और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में अब इतना ही। नेक्स्ट जो बिंदु होंगे अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।